अजित पवार के बगावत के बाद शरद पवार का एक्शन शुरू हो गया। आज से ही मैदान में उतर गए हैं शरद पवार। सतारा में शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन है, अपनी ताकत को साबित करने की कोशिश करेंगे। सतारा में शरद पवार मौजूद रहेंगे। सतारा में आज शरद पवार की बड़ी रैली होने वाली है। पहले वाईबी चौहान की समाधि पर जाएंगे शरद पवार, वहां पर नमन करेंगे और शरद पवार समर्थक, सांसद, विधायक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये एक बड़ी खबर है। देखिए, शरद पवार भी अपनी ताकत दिखाने की आज पुरजोर कोशिश करेंगे। जिस तरह से पहले शिवसेना और अब एनसीपी में टूट हुई है, उससे लग रहा है कि 2024 की लड़ाई परिवार के पास होने वाली है। आपको राज्यवार कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि 2019 लोकसभा में किस राज्य में परिवारवादी पार्टियों को कितनी सीटें मिली थीं। सबसे पहले महाराष्ट्र का जिक्र, ठाकरे परिवार, सीटों की संख्या 18 और पवार परिवार के पास 5 सीटें आई थी, यानी कुल आंकड़ा 23 तक पहुंचता है महाराष्ट्र के अंदर। यूपी की डिटेल करुणा। बिल्कुल, देखिए, बात अगर मुलायम परिवार की करें तो 2019 लोकसभा के नतीजे ये बताते हैं कि यूपी में 5 सीटें मिली थी और यूपी में जो मायावती परिवार है उसको 10 सीटें मिली थी। बिल्कुल, बिहार का जिक्र जरूरी है। लालू परिवार के पास 0, खाता ही नहीं खुल पाया था। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता परिवार के पास 22 सीटें गई थीं। 2019 के लोकसभा नतीजों के हिसाब से ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए, पंजाब और हरियाणा का रुख करते हैं। यहां पर जो बादल परिवार है उसको 2 सीटें मिली थी और हरियाणा में चौटाला परिवार, क्योंकि इसमें हमने देखा था कैसे जो चौटाला परिवार में एक बड़ी फूट हो गई थी ओपी चौटाला के बड़े फैसले के बाद, तो एक भी सीट नहीं आ पाई थी। बिल्कुल, ओडिशा का जिक्र करें तो पटनायक परिवार के पास 12 सीटें और झारखंड में सोरेन परिवार के पास सिर्फ 1 सीट। तो कुल मिलाकर परिवारवादी जो पार्टियां हैं उनको खासी दिक्कत पेश आ रही है। जिस हिसाब से बीजेपी राजनीति करती हुई नजर आ रही है, और इन राज्यों में बीजेपी को देखिए कितनी सीटें हासिल हुई, 151 सीटें, यानी परिवारवादी पार्टियों को नुकसान। इसका सीधा मतलब है बीजेपी को फायदा। यही वजह है क्या शाजिया इल्मी कि परिवारवाद पर आपकी पार्टी जमकर हमला बोलती नजर आती है, क्योंकि सीधा फायदा बीजेपी को होता है अगर परिवारवाद कमजोर होता है। नहीं, मुझे लगता है देश को और देश के जो लोकतांत्रिक सोच है उसको भी बहुत गहरा धक्का लगता है। सिर्फ मेरी पार्टी का सवाल नहीं है। यहाँ पे एक पार्टी का पूरा कब्जा उसी के परिवार वालों के लिए हो, जबकि इतने लाखों हजारों की संख्या में ना सिर्फ समर्थक हों, कार्डर्स हों, मेहनत करने वाले लोग हों, लेकिन साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पार्टी और एक ही परिवार सत्ता में है। एक बात। दूसरी बात मैं कुछ स्पष्ट करना चाहूंगी। 2-3 बातें ऐसी हुई, मुझे लगता है गलत बयानी है तो जानबूझ के हुई है या गलती से हुई। हमारे अशोक भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भेजूंगा जेल। तो सबसे पहले मैं कह दूं, ना तो प्रधानमंत्री जी किसी को जेल भेज सकते हैं और ना ही उनको ऐसा सोचना चाहिए और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। भाषण है, हमारे कोर्ट्स में, हमारे कोर्ट जो है देश के, भाषण रन करवाओ प्रधानमंत्री जी वो भेजते हैं। और जहां तक मामले हैं ईडी के और जिसका जिक्र अभी हो रहा है सारा, ये मामले बहुत दिनों से हैं, बहुत सालों से हैं। अजित पवार ने पहले भी भाजपा आने का सोचा, फिर वापस आए, सबने देखा वही मामले तब भी थे ईडी के उनके ऊपर। तो आज के तौर पर ये इनका इस तरह से आना, अगर आप उसको सिर्फ एक नजरिए से देखेंगे और जो असली मुद्दा जिसका जो आप उठा रहे हैं समीर जी यहाँ पे, परिवारवाद का, उस पर नजर नहीं डालेंगे और ये मैंने तो कहा भी नहीं कि अंदरूनी मामला है। मैं ये भी तो कह सकती हूँ, लेकिन परिवारवाद के अलावा एक मामला भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है। अब इनमें से कई नेता जो आज एनडीए के खेमे में नजर आ रहे हैं, चाहे अजीत पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, और भी कई नेता हो, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांच चल रही है। और बिल्कुल, और जांच, मुझे लगता है जो जांच चल रही है, और जिस ना तो जांच का जो पेस है उसमें कोई बदलाव आना चाहिए और ना ही उसमें इजाफा होना चाहिए। तो क्योंकि ये काम जो है सरकारों का नहीं है। भ्रष्टाचार के आपने कभी किया होगा तो कहीं ना कहीं मेरा नाम लिया, जरा मैं क्लैरिफिकेशन कर पाऊं। उसके बाद जरूरी बात मैं कहना चाह रही थी, अंदरूनी मामले की बात जाहिर है पूरी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि जब परिवार में फूट पड़ती है या फूट आती है किसी भी मुद्दे को लेकर। ठीक है शाजिया जी, क्योंकि आपने अशोक वानखेड़े जी का नाम लिया, वो चाहते हैं कि वो आपको जवाब दें। अशोक जी। साजिया मेरी बहन है और उन्होंने जो कहा, मैंने प्रधानमंत्री के भोपाल के भाषण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा था कि ये विपक्ष मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी है।
20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। फिर बिल्कुल। उन्होंने आरजेडी से लेके एनसीपी तक तमाम रीजनल पार्टीज के भ्रष्टाचार गिनाए। तब उन्होंने कहा कि उनकी गारंटी भ्रष्टाचार की है। साजिया बहन मुझे बोलने दीजिए, साजिया जी प्लीज, साजिया प्लीज मुझे बोलने दो, साजिया प्लीज। शाजिया जी एक बार अशोक वानखेड़े जी को सुन लेते हैं। जेल जाने वाली बात पर उन्होंने एतराज जताया, जेल जाने वाली बात ये नहीं कह रहा हूं, एक बार भेज दूंगा। तब उन्होंने कहा कि उनकी गारंटी भ्रष्टाचार की है, मेरी गारंटी उनको सजा देने दिलवाने की है, मेरी गारंटी उनको जेल में डालने की है। इसके मायने ये नहीं कि प्रधानमंत्री किसी को हथकड़ी लगा के जेल में डालते हैं। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं भ्रष्टाचारियों की, तो ये जो 4 मंत्री बने हैं, सुनील तटकरे की बेटी हसन मुशर्रफ, स्वयं अजित पवार, छगन भुजबल, ये सभी लोग ईडी के रडार पे हैं। उसके बाद जो प्रफुल्ल पटेल है, उनकी तो प्रॉपर्टी भी अटैच हुई है ईडी द्वारा। ठीक है, सारे लोग ईडी से कन्फ्रंट कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, एक सेकंड, यदि कहती है साजिया जी कि मंत्री बनने के बाद भी जांच चलती रहेगी, तो क्या कोई मंत्री बनने के बाद उसके खिलाफ जांच प्रभावित नहीं कर सकती? क्या उसको इस्तीफा देना नहीं चाहिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नारायण राणे के खिलाफ जांचें चल रही थी, आज उस जांच का क्या हुआ? क्या परिणति हुई? क्या कोई रिजल्ट आया? जो लोग बीजेपी में जाते हैं उनकी जांचें रुक क्यों जाती हैं? आगे बढ़ती क्यों नहीं है? सवाल ये भी है। ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट जवाब भी लेते चले वानखेड़े जी। हाँ शाजिया जी जल्दी से। हाँ, वानखेड़े जी ने 2 बातें कही थी। तो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री को ना तो ऐसा सोचना चाहिए ना करना चाहिए। ये परिवारवाद में पूरी तरह से और घोटालेवाद में पूरी तरह से फंसी पार्टियां ऐसा सोचती हैं, इसको जेल भेज दूंगा, इसको जेल से निकाल दूंगा। ये जो पार्टियां संविधान में यकीन करती हैं और उनके नेता जो बहुत मेहनत से, मुश्किल से, शिद्दत की मेहनत करके नीचे से ऊपर आते हैं, वो ऐसा नहीं कहती है, ना ही सोचती है। दूसरी जरूरी बात, आपने अंदरूनी मामले की बात की, सब प्रवक्ता कहते हैं। मैंने तो कभी जिक्र नहीं किया आपसे कि उद्धव ठाकरे को लेने के लिए जब 2019 के चुनाव थे और सबसे बड़ी पार्टी चुनकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, किस तरह से एनसीपी ने और कांग्रेस ने उनको रिझाने के लिए क्या क्या हथकंडे किए। जाहिर सी बात है, कुछ तब तो आपने उसके अंदरूनी मामले का जिक्र किया ना मैंने। लेकिन अगर आप इन दोनों बातों को इक्वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी मामलों से जुड़ा हुआ है सारे केसेस, तो ये तो बहुत सालों से चल रहे हैं।